वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएससी क्लासेस पे। दोस्तों, पॉलिटी की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का टॉपिक लेके। आज बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इनका उल्लेख कहाँ पे है, ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं, या यूँ कहें कि ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। इन सभी चीज़ों की आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं पूरे जानदार शानदार तरीके से। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में, किस भाग में? भाग 4 में किया गया है। भाग 4 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भारतीय संविधान में आयरलैंड नामक देश से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड नामक देश से लिए गए हैं। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की एक खास बात यह है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन दोनों में कुछ आमूलचूल अंतर भी हैं, जिसको हम पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों की खास बात क्या क्या है, उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो कैसा? सकारात्मक नेचर है। सकारात्मक नेचर मतलब ये राज्य या नागरिक दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण नहीं लगाते हैं। दूसरी बात, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता है, निम्न में से कौन न्यायालय द्वारा लागू नहीं रखेंगे। इसको जरूर याद रहे, ये वाला टॉपिक एकदम, ये लाइन याद रहनी चाहिए आपको कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि आखिर इसको लागू करने का उद्देश्य क्या था? इसको लागू करने का उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना। कैसा लोकतंत्र? जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो, ऐसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशकों की आवश्यकता थी। एक चीज ये पूछता है, समाज कल्याण या सामाजिक कल्याण का उद्देश्य कहाँ दिखाई देता है संविधान में? तो सामाजिक कल्याण का उद्देश्य भी नीति निर्देशक तत्वों में ही दिखाई देता है। इसी के माध्यम से सामाजिक कल्याण की भी बात की जाती है। और इसको लागू कौन कर सकता है? अगर न्यायालय नहीं लागू कर सकता है तो इसको लागू कौन कर सकता है? इसको सरकार द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। और सरकार इसको लागू करेगी नहीं, कुछ को लागू करती है, कुछ को नहीं करती है, तो सरकार द्वारा इसको लागू किया जाता है। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक एक अनुच्छेद को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 37 में प्रकृति बताई गई है कि क्या बताई गई है? प्रकृति मतलब नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होगी, ये किस में बताया गया है? ये अनुच्छेद 37 में बताया गया है। ठीक। 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य जो है वो सामाजिक कल्याण के लिए नीति बनाएगा। क्या होगा? यहां क्या बताया गया? सामाजिक कल्याण की बात की गई है। सामाजिक कल्याण के लिए नीति बनाएगा। कौन? राज्य नीति बनाएगा। अच्छा, अब फिर 39 में आ जाएंगे। आर्टिकल 39 ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 जरूर से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें दो भाग हैं। पहला है आर्टिकल 39 क, या कहीं कहीं इसको ए भी लिखा हुआ मिलेगा। 39 ए कह के इसको संबोधित करेंगे। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसको आप समझ ही रहे होंगे कि समान न्याय का मतलब क्या है कि आदमी किसी भी स्थान का हो, किसी भी जगह पे हो, जैसे अंबानी हो या रिक्शा चालक हो, सबके लिए न्याय की व्यवस्था कैसी होगी? एक समान होगी। और अगर कोई व्यक्ति सशक्त नहीं है विधिक सहायता लेने के लिए, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये किस में उल्लेख है? ये आर्टिकल 39 में उल्लेख है। अच्छा, अब आर्टिकल 39 का जो भाग 1 है या भाग क है, इसको 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन
इसको मैंने पिछले बताया था आपको, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो अच्छे से इसको समझाया था कि ये 39A को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। अच्छा, अब आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40 में क्या कहता है? आर्टिकल 40 क्या है? ये ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, यहीं से आप कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, या गांधी दर्शन का अनुच्छेद भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गांधी दर्शन का अनुच्छेद, मतलब गांधी के हिसाब से इसको डिसाइड किया। गांधी जी की हार्दिक इच्छा थी कि लोकतंत्र जो है वो गांव की जड़ों तक फैले, तो गांधी जी की इच्छा पर ही ग्राम पंचायतों के गठन को आर्टिकल 40 में स्थान मिला था। अब इसके आगे चलें। उम्मीद है पिछला वाला समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझे तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड कर लीजिए, फिर देख लीजिए, थोड़ा सा समय जाएगा, परीक्षा में 2 नंबर बढ़ जाएगा, नौकरी पा जाएंगे, जिंदगी सफल हो जाएगा। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब क्या कहता है? शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 ये क्या है? काम की उचित दशा होनी चाहिए। काम की उचित या न्याय संगत, किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, न्याय संगत दशा होनी चाहिए। मतलब जहां आप कार्य करेंगे वहां की दशा जो है वो न्याय संगत होनी चाहिए। दूसरा, प्रसूति सहायता से मतलब, प्रसूति सहायता का मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सहायता का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 42 में है। फिर इसके आगे आर्टिकल 43 है। एक एक चीजों को जिस हिसाब से समझ रहे हैं नोट डाउन करते चलेंगे, आपके लिए बहुत लाभ करेगा। ठीक, आर्टिकल 43 क्या कहता है? ये कहता है कि पिछला समझ रहे हैं ना, नहीं आगे बढ़ते हुए मत चले जाइएगा, आगे से बढ़ते हुए नहीं चले जाइएगा, इसमें देखते हुए चलेगा। 43 का भी 2 भाग है। एक है 43 का, क्या है? एक है 43 का। 43 क्या कहता है? उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। क्या कहता है? उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों से क्या समझ रहे हैं? जो वर्कर हैं, कर्मकारों की भागीदारी। यहीं से यूनियन बनना शुरू होता है, यहीं से लेबर यूनियन, ये सारे यूनियन का गठन यहीं से होता शुरू होता है। दूसरी बात, आर्टिकल 43 में क्या है? एक तो क हो गया, क समझ रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा भाग है ये क्या कहता है? उचित मजदूरी। ये क्या कहता है? किसकी बात करता है? उचित मजदूरी की बात कहता है। आपसे परीक्षा में ये वाला कई बार पूछा गया है, कईयों बार। उद्योग प्रबंधन की भागीदारी एक 10 से ज़्यादा बार पूछा गया, 10 टाइम्स से ज़्यादा बार ये पूछा गया, तो इसको जरूर याद रखेंगे। फिर आर्टिकल 44 पे आ जाइए। ठीक, इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, ऐसा कौन सा राज्य है जहां ये लागू है? उस राज्य का नाम क्या है? गोवा। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। होता क्या है? ये सभी नागरिकों को एक बराबर माना जाए, सभी नागरिकों को समान, एक समान माना जाए, एक समान माना जाए, ये कहता है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 इसी के बारे में बात करता है। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल और है आर्टिकल 45। ये किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन कौन करेगा? राज्य करेगा। इसमें 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। शिक्षा की बात की गई है किसमें? आर्टिकल 45 में। ये जरूर पूछ लेता है, जरूर पूछ लेगा, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 45 क्या कहता है?
अच्छा, पिछले 2 एग्जामों से एक और अनुच्छेद नया रिपीट कर रहा है, ये SC ST और जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद है। SC ST और जनजातियों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है 46, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ठीक। अच्छा, इसी में एक कोविड के बाद से इसका महत्व बढ़ जाता है। इसमें लोक स्वास्थ्य की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 47 नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य की बात की गई है। काफी टाइम से सवाल इससे बने आ रहे हैं, आर्टिकल 48 से। ठीक। इसमें कृषि और पशुपालन, चूंकि लंपी वायरस आया है, पशुपालन से जुड़ा हुआ है, प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। कृषि और पशुपालन ये किसमें है? आर्टिकल 48 में है। समझ रहे हैं इसको? अच्छा, अब इसी 48 का एक में एक और चीज जोड़ दिया गया 48 क। 48 क्या कहता है? पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा या संवर्धन संरक्षण से जुड़ा हुआ अनुच्छेद ये 48 है। अभी तक इस वीडियो में हमने नीति निर्देशक तत्वों के कुछ अनुच्छेदों को देखते हुए अपने आज के वीडियो को पूरा किया है। इन वीडियो के माध्यम से आपको जो भी अनुच्छेद या जो भी नीति निर्देशक तत्वों के तथ्य आप तक पहुंचाए गए हैं, यकीन मानिए ये सारे तथ्य किसी भी परीक्षा का आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, वहां आए ही हुए हैं सारे, बिना रिपीटेड और बिना आयोग के पैटर्न के अनुरूप ही आप तक ये सारे सवाल पहुंचाए जा रहे हैं। इन सवालों को एक चलता हुआ वीडियो मान के देखने की भूल मत करिएगा। यही वीडियोस, यही प्रश्न आपको परीक्षाओं में सिलेक्शन भी दिलवाएंगे, इसलिए इन पे विशेष ध्यान रखिएगा। आपके एक एक मिनट के वीडियो और एक एक लाइन लिखने से एक एक प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 48 तक का अपना सफर तय किया है। नीति निर्देशक तत्वों के भाग 2 को लेके कल मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। उसमें हम इसके आगे के अनुच्छेद और इससे संबंधित प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए FSC चैनल पे अपना भरोसा, प्यार और स्नेह बनाए रखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये आपका अपना चैनल है, आप इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।